Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. My name is Sachin Pawar, and here we are doing ninth class science, from which we have completed first two chapters of chemistry till now, and now presently we are doing third chapter of chemistry. After this chapter, we will do our physics part. We will start physics from first chapter. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने दो चैप्टर कर लिए हैं केमिस्ट्री के, और अब हम थर्ड चैप्टर प्रेजेंटली कर रहे हैं। देखिए बेटा, मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा कि आपको अगर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखनी है, जैसे आपको ये साइंस की अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, तो ये साइंस की प्रिपरेशन आप अच्छे से कैसे कर सकते हैं? अगर आप बार बार चीज़ों को रिपीट करते रहेंगे, आप अपना रिवीजन करते रहेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपने माइंड में चीज़ों को रख सकते हैं। अगर आप अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे तो आप एक टाइम के बाद भूलने लगेंगे, और जिससे कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आप पहली बार साइंस को 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। अभी तक आप एक ही पार्ट में एक साथ पढ़ते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का कुछ बेसिक मिलेगा। ठीक है, तो वो बेसिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो रिवीज़न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग रिवीज़न नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम होगी समझने में। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये थर्ड चैप्टर जितना हमने किया था, आज हम उसका रिवीज़न करेंगे। ठीक है, आपको आज कुछ लिखना नहीं है, नोट्स नहीं बनाने हैं, बस आपको ध्यान से देख लेना है वीडियो को। ठीक है, और मैं कहना चाहूँगा कि इसके पहले के भी जो लेक्चर्स हैं, प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप अगर आप नहीं, आपका पढ़ाई में मन लग रहा है, ठीक है, तो अभी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप वापस से जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ अपना रिवीज़न ज़रूर करते रहें, और लॉकडाउन को जैसे बोला है हमारी गवर्नमेंट ने, वैसे ही फॉलो करें। ठीक है, अपना चेहरा हमेशा मास्क से या किसी कपड़े से ढक कर रखें। अपने हैंड्स को लगातार आप अगर कुछ भी छूते हैं तो उसके बाद अच्छे से साबुन से या फिर हैंड वॉश से अपने हाथों को साफ़ रखें, और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, बनाए रखें। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, तो देखते हैं, रिवीजन करते हैं अपना थर्ड चैप्टर का जो हमने अभी तक किया था। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, माइंड में रख लेनी है आज के आज ही। ठीक है, so as you can see on the screen that the name of our third chapter is atoms and molecules. So first topic of this chapter is laws of chemical combination, chemical combination के laws, जिसमें से कि पहला लॉ हम पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी मास ना तो हम उसको दोबारा से बना सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स डैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी एक केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही तो बनाया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे, आपको पता होगा, लेफ़्ट साइड में रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं किसी भी रिएक्शन में, और राइट साइड में प्रोडक्ट लिखे जाते हैं। तो जितना भी मास हम रिएक्टेंट का लेते हैं, वो मास हमेशा प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे देखें, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको ये रिएक्शन दी गई है, इसमें CaCl2 का सॉल्यूशन है और Na2SO4 का है। ठीक है, ये रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन करने से पहले हमने इसका क्या किया, वेट किया, तो ये 300.23 ग्राम हो रहा था। अब हमने इनको क्या किया, एक साथ मिक्स कर लिया दोनों को, और मिक्स करने के बाद इसका इन दोनों कंपाउंड्स में आपस में रिएक्शन होगी। रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड्स बनेंगे उनका फिर से हमने अगर वेट किया तो क्या आ रहा है, उसका वेट भी 300.23 ग्राम, मतलब सेम आ रहा है। जो हमारा वेट था रिएक्टेंट का, वही वेट आ रहा है प्रोडक्ट का। तो ये मैंने टेक्निक लिखी हुई है यहाँ पे, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। आपने नोट्स भी अभी तक बना लिए होंगे कि क्या क्या इसमें करना है। हमको एक फ्लास्क लेना है, उसके अंदर हमको सॉल्यूशन A लेना है, दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें सॉल्यूशन B लेना है, और उसको अंदर रख के और उसको क्या कर लेना, उसका वेट कर लेंगे, फिर उनको एक दूसरे से डिज़ोल्व कराएंगे अच्छे से मिक्स करके, फिर वो क्या करेंगे, लास्ट में फिर से उनका हमको वेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम उनका वेट देखेंगे, सेम आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि नया मैटर कुछ भी ना तो बना है, ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है। जितना पहले वेट था उतना ही वेट अभी भी है। ठीक है, तो देखें, ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्ज़र्व क्या किया हमने, इसमें कैल्शियम क्लोराइड ने रिएक्ट किया
सोडियम सल्फ़ेट के साथ और वाइट प्रेसिपिटेट बनाए कैल्शियम सल्फ़ेट के, ठीक है। और वेट जो है हमने जब उसका लास्ट में फिर से किया तो वेट में कोई भी चेंज फ्लास्क के नहीं आया, वो जितना पहले था 300.23 ग्राम वो उतना ही बाद में भी है, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूज़न निकलता है कि किसी भी क्लोज कंटेनर में जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे मास में चेंज नहीं आता है, जो भी मास रिएक्टेंट का होता है वही मास प्रोडक्ट का होता है, ठीक है। तो टोटल मास जो है रिएक्टेंट्स का वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ये यहाँ से कंक्लूज़न निकल के आते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को सभी को समझ आ गया होगा। अब दूसरा लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। ये कहता है कि जब भी कोई हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि जब भी कोई केमिकल सब्सटेंस होता है उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो हमेशा अपने मास के डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिलते हैं, उनका वो जो मास का प्रोपोर्शन है वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर जो है आप उसको कहीं से भी ले लें, चाहे आप उसको नदी से निकाल लें, चाहे आप वाटर को हैंड पंप से ले लें, चाहे आप टैप वाटर से ले लें, आप कहीं से भी ले लें, जो वाटर है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O ही रहेगा। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम ही मिलके वाटर बनेगा। इसके अलावा ऐसा नहीं हो सकता कि आप H4O लिख रहे हो या फिर HO8 लिख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये फिक्स रहता है H2O, मतलब ये जो मास है जितना हाइड्रोजन का और जितना ऑक्सीजन का, उनका प्रोपोर्शन जो है, उनका जो रेशो है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो सकता। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। देखिए जैसे कि मैंने आपको वाटर का एग्जाम्पल बताया, यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन के और 16 ग्राम ऑक्सीजन का होता है इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। तो उनका जो प्रोपोर्शन है, अगर जो प्रोपोर्शन देखें तो 2 1s are 2 and 2 8s are 16, कितना हो गया मास का? 1:8, ठीक है। तो ये हमेशा सेम रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने हमें एक बेसिक थ्योरी दी थी किसकी? नेचर ऑफ मैटर की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सभी मैटर है, ठीक है, वो या तो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, ठीक है, या फिर एलिमेंट है, कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है, ये हमें उन्होंने बताया था। कुछ अपनी थ्योरी के उन्होंने हमको ये पॉस्टुलेट्स दिए हुए हैं। क्या कहा है इन्होंने कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितना भी मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम एटम्स बोलते हैं उनसे मिलके बना हुआ है। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता किसी केमिकल रिएक्शन में। एटम्स किसी अगर जो कि गिवन एलिमेंट के हैं तो उनका मास या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेम होती हैं, और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं तो उनका मासेस और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा अलग होती हैं। एटम जो कंबाइन होते हैं वो सिंपल होल रेशो में कंबाइन होते हैं किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए, और जो रिलेटिव नंबर या फिर टाइप्स ऑफ एटम्स हैं वो किसी भी कंपाउंड के कांस्टेंट होते हैं। तो ये कुछ पॉस्टुलेट्स थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, याद रखने हैं आपको ये सभी पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एटम के बारे में। एटम क्या होता है, उसका साइज़ कितना होता है, मास कितना होता है और सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो एटम का तो हमें पता है क्या होता है। एटम इज़ अ वेरी स्मॉल इन साइज एंड कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटम हम जानते हैं बहुत ही छोटा होता है साइज़ में, और कितने उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बना होता है जिन्हें हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। लगभग मैंने आपसे लास्ट वीडियो में ही बताया था कि 1 मिलियन एटम जब एक साथ मिलते हैं तब जाके वो इतने बड़े होते हैं जितने की पेपर की थिकनेस होती है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो वो नैनोमीटर्स में मेज़र की जाती है। तो 1 नैनोमीटर को हम जानते हैं किसके ऊपर होता है? 10⁻⁹ के इक्वल होता है, ठीक है। इतनी ही क्या होती है? एटॉमिक रेडियस होती है किसकी? एटम की, ठीक है। अब बात करते हैं आज के टाइम पे सिंबल्स और एटम्स जो यूज़ होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। तो शुरू में जो सबसे शुरू में डाल्टन ने ही यूज़ किए थे ये एलिमेंट्स, ठीक है। मगर उसके बाद बर्जीलियस ने सजेस्ट किया कि हम जो है सिंबल्स एलिमेंट्स के लिख सकते हैं, उनके जो शुरू के एलिमेंट के जो
फर्स्ट या सेकंड अल्फ़ाबेट होता है उनके हेल्प से हम क्या है उनके सिंबल्स लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से यूज़ हुए और आज के टाइम पे भी इसी तरह से हम लिखते हैं। जो स्टैंडर्ड इसका यूज़ होता है वो हमको IUPAC ने दिया है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये फुल फॉर्म भी ज़रूर याद रखनी है आप लोगों को। बहुत सारे सिंबल्स हैं जो कि या तो अपने फर्स्ट लेटर से या अपने फर्स्ट और सेकंड लेटर से या फिर अपने फर्स्ट और किसी और लेटर से मिलके बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। कार्बन में सबसे पहला लेटर C से बना है, नाइट्रोजन में भी पहला लेटर N से बना है, कैल्शियम में पहला और दूसरा दोनों एटम लगे हैं, एल्यूमिनियम में भी पहला और दूसरा दोनों एटम लगे हैं। ठीक है, ऐसे नीचे देखें, क्लोरीन और मैग्नीशियम में, क्लोरीन में फर्स्ट लेटर और कोई बीच का लेटर L लगा है, ऐसे ही मैग्नीशियम में फर्स्ट लेटर और कोई बीच का लेटर G लगा हुआ है। ठीक है, मगर ध्यान रखना है फर्स्ट लेटर हमेशा कैप्स में लिखा जाता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है अगर जो दो लेटर से किसी भी एलिमेंट का सिंबल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द एटम्स फॉर सम। कुछ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये आपको ज़रूर याद रखने हैं। ठीक है, उनके लैटिन नेम्स दिए हैं। लैटिन नेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मगर जो ये आपको एलिमेंट्स दिए हैं इनके तो आपको लैटिन नेम्स भी याद रखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा याद भी रहेगा कि कैसे इनके सिंबल्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात किया था आज के टाइम पे कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपके लिए 9th और 10th में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सभी सिंबल्स सभी को याद होने चाहिए। मैं बहुत जल्दी ही इनका टेस्ट भी लूँगा, आप लोगों से पूछने वाला हूँ, तो प्लीज़ टाइम रहते आप लोग इन सभी सिंबल्स को याद ज़रूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपसे बात की थी कि सिग्निफिकेंस क्या होता है, हम इनको क्यों लिखते हैं, क्या हमें इससे जानकारी क्या मिलती है अगर जो किसी कोई भी एलिमेंट लिखा है। तो सबसे पहले तो हमें उस एलिमेंट का नेम पता लग जाता है और दूसरा हमें पता लग जाता है कि ये एलिमेंट का एक एटम है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें पता लगती हैं किसी भी एलिमेंट के सिंबल से। आई होप समझ आया होगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है नाइट्रोजन का, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी एटॉमिक मास की। तो सबसे शुरू में एटॉमिक मास को नापने के लिए हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड यूज़ किया गया था, मगर जब कैलकुलेशंस की गई सभी एलिमेंट्स की हाइड्रोजन के साथ, तो वो कैलकुलेशंस ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही थी। तो फिर कार्बन के साथ जब उसको कंपेयर किया गया बाकी सभी वैल्यूज़ को, तो वो वैल्यूज़ काफ़ी हद तक अच्छी आ रही थी। तो कार्बन 12 को ही बेस मान के हमने क्या किया, हमारे साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास कैलकुलेट किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट के एटम का, वो क्या होता है, वो एवरेज मास होता है, जिसको हम कंपेयर करते हैं 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से। ठीक है, आप पढ़ें इन सभी पॉइंट्स को, आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। यूनिट की बात करते हैं एटॉमिक मास की, तो क्या होती है, AMU होती है। ठीक है, या फिर इसको आज के टाइम पे हम स्मॉल u से भी लिखते हैं। ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास या यूनिट या 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम के इक्वल होता है। बाकी सभी एलिमेंट्स का जो मास कैलकुलेट किया गया है वो इसी कार्बन 12 के मास से कंपेयर करके ही कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, डेफिनेशन एटॉमिक मास यूनिट की यहाँ पे लिखी हुई है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आज का रिवीजन इतना ही। आप प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करें। ये छोटे छोटे से टर्म्स जो हैं, एटम क्या होता है, कार्बन 12 क्या है, और जो हमने अभी देखा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, सिंबल कैसे यूज़ किए जाते हैं, क्या सिग्निफिकेंस होता है सिंबल का। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, आई होप आप सभी अच्छे से इसको लर्न करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज़ करके आगे की चीज़ें कुछ अच्छी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। डेट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।